हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रूसी क्रांति को आगे बढ़ाते हुए इसके कारणों और परिणामों पर बात करेंगे। रूसी क्रांति आखिरकार हुई क्यों, इसके होने के कारण क्या थे, उन सभी कारणों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ परिणामों का अध्ययन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम रूसी क्रांति पर एक वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हिस्ट्री 9th to 12th तक वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और रूसी क्रांति के फर्स्ट वाली वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने रूसी क्रांति से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं वो सभी क्लियर कराए हैं। आपके जो भी वर्ड्स हैं उन सब को आपको बताया है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं रूसी क्रांति का सार या परिचय हमने उस वीडियो में बता दिया है। केवल इस वीडियो में हम आपको कारणों और परिणामों से ही रिलेटेड बताएंगे, ना कि इससे बेसिक ज्ञान। जो हम पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं वो इस वाली वीडियो में नहीं बताएंगे। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली वाली वीडियो देखें, उसके बाद इसके कारण और परिणामों को जानें। ठीक है, तो क्या है ना कि भाई कारण और परिणामों को हम पॉइंट से तो याद रख लेंगे, ठीक है, बट उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले सार का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए सार को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सार में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके सार वाली वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कारणों को पढ़िएगा। तो अब चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं रूसी क्रांति के कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्या है जो इसका पहला कारण हम लगाएं। देखो, कारणों को आगे पीछे कहीं भी दे सकते हो। कारण नंबर 1 रूसी क्रांति का कारण है जार का निरंकुशकारी शासन। ठीक है, जार का निरंकुशकारी शासन। अब निरंकुशकारी शासन क्या होता है? निरंकुशकारी शासन क्या होता है? जिस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश ना हो। अंकुश मतलब किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का डर ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल निडर हो, उसको क्या कहते हैं? निडर शासन को, बिना किसी अंकुश के किए जाने वाले शासन को निरंकुशकारी शासन कहते हैं। जिस पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल निडर होकर वो शासन चलाता है, उसको निरंकुशकारी शासन कहते हैं। जार निकोलस द्वितीय वहाँ का रूस का सम्राट था। तो इसका निरंकुशकारी शासन का रूसी क्रांति का बहुत बड़ा कारण रहा है। अब देखिएगा, इसको और अंदर तक हम समझेगा। किसी भी तरह का कोई भी अंकुश जिस शासन पर नहीं रहता हो, उस शासन को कहते हैं निरंकुशकारी शासन। जार का शासन राष्ट्रीय संसद के भी अधीन नहीं था। भाई, उसने वहाँ पे संसद बनाई थी। देखिए, उसने तो बाद में चलकर वो बनाता है ड्योमा बोलते हैं उसको। ठीक है, ड्योमा के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ पहली वाली वीडियो में, सारा कुछ डिटेल इसके। तो उसकी राष्ट्रीय संसद थी वहाँ की रूस की। तो उसके अधीन भी ये नहीं था। ये सारे कार्य बिल्कुल निरंकुश होकर कर रहा था, बिना किसी अंकुश से होकर कर रहा था। इस पर किसी भी तरह की, किसी भी संसद का कोई भी प्रभाव या दबाव नहीं था। उसके बाद जार शक्तियों का सही या गलत दिशा में प्रयोग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र था, बिल्कुल आज़ाद था। इस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था। कोई भी इसको रोकने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, इसकी गलत चीज़ों को गलत साबित करने के लिए इसके विपक्ष में कोई भी नहीं था। ना ही वहाँ की पार्टियाँ, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी संस्थाएं थी जो इसका विरोध करें। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे ये बिल्कुल स्वतंत्र था। जितनी भी जो भी शक्तियाँ थी सम्राट के पास, जो भी नहीं, सारी ही शक्तियाँ सम्राट के पास थी और उन शक्तियों का सही या गलत दोनों दिशाओं में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था जार। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम बात करें, जार अपनी पत्नी जरीना और सन्यासी सलाहकार रासपुतिन, ठीक है, इसको भी जान ले भाई। जार की पत्नी का नाम था जरीना और उसके सन्यासी देखो, जार की पत्नी का नाम हो गया जरीना और एक सन्यासी सलाहकार था। किसका? जार का, या फिर जरीना का बोल सकते हो, जार का था। तो जार का एक सन्यासी सलाहकार था, रासपुतिन की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा था। अब देखिए, जो कार्य कर रहा था, जार निकोलस द्वितीय जो कार्य कर रहा था, एक उसकी पत्नी जरीना और एक वहाँ का उसका सन्यासी सलाहकार रासपुतिन की जो भी ये सलाह देते थे, उसी सलाह के अनुसार यह कार्य कर रहा था जार, ना कि जनता की सलाह के अनुसार, ना कि जनता की मांग के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री जान लेते हैं।
देखिए जो जरीना थी वो जर्मनी की निवासी थी, और जरीना जब जर्मन से जार से जब विवाह हो जाता है उसके बाद ये कहाँ रूस में आई। तो ये साथ में एक सन्यासी सलाहकार रासपुतिन को लाई। ठीक है, रासपुतिन कौन था? एक पुजारी था, और इसका मानना था, इसका कहना था, रासपुतिन का कहना था कि मेरे पास दैवीय शक्तियाँ हैं। ठीक है, धार्मिक गुरु था ये, और दैवीय शक्तियाँ इसने बताई। ये कहता था कि मैं बीमार व्यक्ति को सही कर सकता हूँ, सही व्यक्ति को बीमार कर सकता हूँ, मेरे पास दैवीय शक्तियाँ हैं। तो इसलिए इसमें जो वो थी जार की पत्नी जरीना, वो क्या कर रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी और इसको साथ ही लेकर आ गई। इससे कोई भी जो भी सलाह मशवरा लेना होता था, जार की पत्नी किससे लेती थी? रासपुतिन से लेती थी। और जो जार था वो जरीना के द्वारा किए गए मशवरों का या कि जरीना के द्वारा की गई सलाह को इनकार नहीं करता था, जरीना की सलाह को मानता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे संबंध था। ठीक है, तो ये पुजारी था, और जो जार था, जो जार निकोलस द्वितीय, वो रासपुतिन को मैन ऑफ गॉड भी कहता था। क्या कहता था? रासपुतिन को मैन ऑफ गॉड भी कहता था। तो जनता की सलाह के अनुसार, ना कि देखिए वो जनता की सलाह के अनुसार भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वह प्रशासनिक अधिकारियों से भी सलाह नहीं ले रहा था। जो उसने राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे भी सलाह नहीं ले रहा था। तो ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र था। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो जार का शासन था वो बिल्कुल निरंकुशकारी शासन था। निरंकुशकारी शासन होने की वजह से वहाँ की स्थिति बिगड़ जाती है। जार वहाँ की जो स्थिति थी वो वहाँ की बहुत ज़्यादा खतरे में चली जाती है और क्रांति की ओर संकेत करती हुई दिखाई देती है। अब हम यदि अगले कारण की बात करें तो जार का स्वेच्छाचारी कारण भी हम देखिए, जार का स्वेच्छाचारी शासन भी रूसी क्रांति का एक कारण रहा है। अब स्वेच्छाचारी शासन, अब देखिए जो मैंने बताया है कि निरंकुशकारी शासन में तो आपको क्या करना है, वो जो ऊपर मैं बता चुका हूँ वो लिखना है। अब स्वेच्छाचारी, जार के स्वेच्छाचारी शासन की बात हम करें तो उस पर भी ध्यान दें। देखिए स्वेच्छाचारी शासन में क्या था, जार ने ड्यूमा यानी अपनी संसदें बनाई, संसद बनाई थी। ठीक है, जिसमें वो सभा वगैरह करते थे, बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। तो ड्यूमा बनाई, संसद को ड्यूमा कहा गया। तो ड्यूमा को अपनी मर्जी के अनुसार तो शुरू कर देता था। ठीक है, नहीं किसी से सलाह। यहाँ पे ड्यूमा के लिए वो किससे भी सलाह नहीं ले रहा है, रासपुतिन, ठीक है, और भाई उसकी पत्नी जरीना, उसका जब मन करता है जब तो वो क्या कर रहा है, इनसे जरीना रासपुतिन से सलाह ले रहा है तो भी वो स्वेच्छाचारी शासन माना जाएगा, क्योंकि ये भी इसके पक्ष में थे, ना कि भाई उसके। ये तो सब राजशाही परिवार के थे ना, तो ये क्या कर रहे थे, ड्यूमा को अपनी मर्जी से शुरू कर देता था, अपनी मर्जी के अनुसार भंग कर देता था। इसने 3 ड्यूमा की थी, 3 बार ड्यूमा बुलाई थी और 2 बार भंग की थी। एक बार उसमें रूढ़िवादियों को राजनेता घोषित कर दिया अपनी ही मर्जी से। तो इस तरीके के कार्य वहाँ पे किए जार ने। तो ये भी संकेत करता है जार के स्वेच्छाचारी शासन की ओर। दूसरी यदि हम बात करें तो अपनी मर्जी से ही ड्यूमा के अंदर राजनेता घोषित कर देता था। ये रूढ़िवादियों को तीसरी ड्यूमा के अंदर इसने घोषित किया था। और ये सब मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ ड्यूमा के बारे में। अपनी समझ और अपनी मर्जी के अनुसार वो कार्य कर रहा था, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं जार का जो शासन था वो बिल्कुल स्वेच्छाचारी शासन था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की ओर। ये देखिए, ये कारण इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। और इसमें कुछ मैं ज़्यादा टाइम भी लूँगा क्योंकि इसको मैं बहुत बढ़िया तरह में बताने वाला हूँ शांति के साथ। देखिए, रूस की जापान से हार, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है रूसी क्रांति का। रूस की जापान से हार होती है, रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। अब देखिए, रूस और जापान के युद्ध को यदि आपको समझना है तो आपको जाना होगा थोड़ा पीछे। ठीक है, अब देखिए कितना पीछे, समझिए। जो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था 8 फरवरी 1904 से शुरू होता है और 5 सितंबर 1905 तक ये चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हो कि भाई जो इसका जो रूस और जापान का युद्ध का जो इतिहास है वो मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 फरवरी 1904 से स्टार्ट होता है और 5 सितंबर 1905 तक ये चलता है। अब देखिए, इस युद्ध को अगर समझना है तो आपको पीछे जाना होगा 1904 से पहले। देखिए अब क्या होता है, जो ये युद्ध होता है
जो ये युद्ध होता है रूस और जापान में, इसका कोई कारण रहा होगा, ठीक है, इसका कोई कारण रहा होगा। और युद्ध रूस और जापान में जो युद्ध हो रहा है, तो उस कारण को समझे। पहली बात, युद्ध हो रहा था मंचूरिया नामक क्षेत्र को लेकर, और एक ही था इसके साथ कोरिया नामक क्षेत्र। मंचूरिया और कोरिया नामक क्षेत्र को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ रहा था। अब सोचने वाली बात है, मंचूरिया को लेकर ही वहाँ पे युद्ध क्यों हुआ? भाई इसका भी कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना है डायरेक्ट मंचूरिया के लिए एक दूसरे लड़ पड़े, एक दूसरे अपना कब्जा करने की सोच पड़े, ऐसा तो होगा नहीं। डायरेक्ट तो कोई कर नहीं सकता। कुछ ना कुछ मंचूरिया का भी इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन दोनों के पास मिले होंगे, एक दूसरे को अपने कब्जे में करने के मिले होंगे, तभी जाकर इस क्षेत्र पर यहाँ पे क्या होता है, विवाद हुआ होगा, यानी इस क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ होगा। अब देखिए मंचूरिया को लेकर युद्ध कैसे हुआ, इसको समझते हैं। भाई ये तो आप समझ चुके हो, रूस और जापान का जो युद्ध का कारण था वो मंचूरिया और कोरिया के क्षेत्र को लेकर था। अब मंचूरिया के क्षेत्र को लेकर क्या होता, देखिए मंचूरिया, पहली बात तो चीन का उत्तरी प्रदेश था। मंचूरिया क्या था, चीन का उत्तरी प्रदेश था। और चीन और जापान में युद्ध हुआ था 1894 और 95 ईस्वी में। देखिए समझिए, मंचूरिया पे इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे, रूस और जापान, अपनी अपनी मांग करने लगे थे कि भाई देखिए चीन का ये उत्तरी प्रदेश है मंचूरिया, और चीन और जापान में युद्ध होता है 1894 और 95 में। और चीन वहाँ पे क्या कर जाता है, जापान से हार जाता है, यानी हार का सामना करना पड़ता है चीन को। अच्छा भाई, यहाँ पे चीन हार गया और जापान की विजय होती है। तो अब भाई जो भी ये मंचूरिया और जो कोरिया का क्षेत्र था, यहाँ पे क्या कर लेता है, जापान अपना अधिकार जमा लेता है, यानी जमाना चाहता है, क्योंकि भाई वो जीत चुका और चीन को उसने हरा दिया। तो इसलिए अब मंचूरिया पे अपना अधिकार कौन जमा रहा है, जापान। जापान तो इसलिए भाई मंचूरिया के लिए लड़ रहा था कि क्योंकि भाई मैंने ये जीता है चीन से, इस पर इसका अधिकार है, जापान का अधिकार है। और कोरिया, ये दोनों क्षेत्र के लिए युद्ध किया है उसने, तब जाके उसके अधिकार क्षेत्र में आया है, इसलिए वो इसकी मांग कर रहा था मंचूरिया, ठीक है, इसके लिए प्रतिबद्ध था। अब यदि रूस की हम बात करें, रूस मंचूरिया को लेकर क्यों लड़ रहा था? भैया चीन इसके खिलाफ था, क्योंकि चीन को जापान ने हरा दिया। तो सीधा बात है, चीन और जापान के यदि युद्ध हो रहा है चीन और जापान के बीच, तो चीन तो जापान के खिलाफ है ना। तो जब इसने इस पर अधिकार कर लिया, तो इसने क्या किया, चीन ने रूस से हाथ मिला लिया, ठीक है, और क्या कहा कि भाई मंचूरिया नामक क्षेत्र पर कब्जा कीजिए, उसको जापान के अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है। रूस से ये अब शक्ति ले रहा। उस टाइम रूस वर्ल्ड का, विश्व का बहुत बड़ा मतलब शक्तिशाली देश था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसके पक्ष में चला जाता है चीन जापान के। तो रूस क्या करता है, रूस इसकी वजह से, इसके पक्ष में, इसके विचारों की वजह से क्या करता है, मंचूरिया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। अब चीन ने क्या कर दिया, रूस का साथ दिया, यानी रूस के पक्ष में हो गया। तो अब खुद तो हार गया चीन, अब रूस को भी जापान से हरवा देता है, क्योंकि मंचूरिया के क्षेत्र को लेकर। अब इतने मतलब मंचूरिया के लिए दोनों इतना बड़ा युद्ध क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई मंचूरिया आर्थिक दृष्टि से सम्मान था, यहाँ पे कोयला, लोहा, सोना बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे, इसलिए ये एक दूसरे मंचूरिया के लिए लड़ रहे थे, कोरिया के क्षेत्र के लिए भी लड़ रहे थे। और इसीलिए इन दोनों में, रूस और जापान में युद्ध हो जाता है। 8 फरवरी 1904 से मेनली युद्ध स्टार्ट होता है, 5 सितंबर 1905 तक ये युद्ध चलता है। इसमें रूस की हार होती है। हार के बाद क्या होता है, रूस की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, विश्व में शर्मनाक स्थिति हो जाती है रूस की, ठीक है, कि भाई इतनी बड़ी, विश्व का इतना शक्तिशाली देश, एक चींटी के बराबर देश जापान ने हरा दिया था उस टाइम, जो कि रूस के लिए एक शर्मनाक स्थिति थी। रूस की विश्व में क्या होने लगी, एक तरीके से बुराई होने लगी कि इतना शक्तिशाली देश एक चींटी। और भाई देखिए, रूस की बुराई होने लगी, जापान के क्या होने लगा, जापान की विश्व में सिफारिशें होने लगी कि बहुत छोटे देश ने बहुत बड़े विश्व के शक्तिशाली देश को हराया। उसी बाद अब इसके कुछ समय बाद क्या होता है, पोर्ट्समाउथ संधि होती है रूस और जापान के बीच। ये क्या था, ये युद्ध का औपचारिक अंत करने के लिए की जाती है ये संधि, ठीक है। तो इसका और भी बहुत सारे रीजन हैं, उस पर हम अलग डिस्कस करेंगे कभी। तो बेसिक हम बता देते हैं,
9th के लेवल के आधार पे। तो क्या था, यहाँ पे एक पोर्ट स्माउथ संधि होती है, युद्ध का औपचारिक अंत करने के लिए ये संधि होती है। 6 अगस्त से 30 अगस्त तक ये संधि चलती है और इस संधि का उद्देश्य था वार्ता, समझौता वार्ता करनी, एक दूसरे से बातचीत करनी, ठीक है। तो अमेरिका के कित्तरी क्षेत्र में समझौता वार्ता चली थी और इसका मुख्य वार्ता सहायक था अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका राष्ट्रपति मुख्य वार्ता सहायक थे। और यहाँ पे बातचीतें हुई, तो इसकी वजह से इसने रूस और जापान के लिए शांति बनाने की कोशिश की थी अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने। तो इसीलिए इसको क्या मिला, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार से, ठीक है। तो देखिए ये था रूस और जापान के युद्ध का कारण। अब इसको समझिए, ये बहुत बड़ा कारण रहा था, ठीक है भाई। जार के प्रति शासन से भी जो रूसी जनता थी उसका जो विश्वास था वो उड़ गया, ठीक है। जार की सच्चाई का दृश्य विश्व के सामने निकल कर आता है। तो इस तरीके से ये भी क्रांति का एक पार्ट धीरे धीरे बन गया, ठीक है। तो ये भी क्रांति का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है क्रांति का, इसको हम बोल सकते हैं। अब हम बात करें 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति में क्या था कि भाई 1905 की क्रांति को समझने के लिए आप जाओ 1904 में। 1904 में क्या था, 1904 में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। भाई मजदूरों की जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है वहाँ पे, तो क्या होता है, मजदूरों द्वारा आंदोलनों और क्रांति का ऐलान वहाँ पे किया जाता है। ये मैं आपको सारा पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी तेज़ी से चलूँगा, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, जुलूस वहाँ पे निकाला गया था, ठीक है। जो जुलूस विंटर प्लेस के सामने जाते हैं, यानी जार महल के सामने जाता है, जार के महल के सामने जाता है, वहाँ पे पुलिस क्या कर देती है, हमला कर देती है। और उस पर हमला करने से क्या होता है, 100 लोगों की मौत होती है, 300 लोग घायल होते हैं। और उसी घटना को 4 सदस्यीय नौकरी से हटा दिए जाते हैं, उनको लेकर ये जुलूस निकाला गया था उनके विरोध में जार के, ठीक है, कि भाई उनको नहीं हटाना चाहिए था। वो सब मैं डिटेल आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया हूँ, इसको आप बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो पहली वाली वीडियो देखने के बाद। आगे चलकर ये भी क्या कर देते हैं, क्रांतिकारी बन गए थे, ठीक है। क्रांति में इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था, इसलिए इसको भी हम 1905 की क्रांति को भी रूस की क्रांति का कारण मान सकते हैं, यानी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। व्यावसायिक क्रांति हुई थी रूस में, व्यावसायिक क्रांति, और इसके जो परिणाम निकले थे उसके परिणामों के कारण भी रूसी क्रांति का कारण रहा है। अब देखिएगा व्यावसायिक क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई। व्यावसायिक क्रांति होने के कारण थे ज़्यादा घंटे, मतलब क्या था, व्यवसाय यानी कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनके घंटे निश्चित नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा तक 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, इस तरीके से वो काम करते रहते थे। किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 10, किसी दिन 17। तो इस तरीके से उनका टाइम जो वो था निश्चित नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, घंटे बहुत ज़्यादा देर तक वो काम करते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे व्यावसायिक क्रांति की भावना पैदा हुई। उसके बाद एक और कारण था व्यावसायिक क्रांति का, वेतन कम। बहुत ज़्यादा घंटे काम करने के बावजूद भी वेतन में बहुत भारी कमी, और वेतन कम होने के कारण भी उन लोगों ने क्या किया, क्रांति यानी विद्रोह के आंदोलन के क्रांतिकारी का रूप धीरे धीरे वो भी धारण करने लगे। सरकार या सम्राट की अनदेखी करने लगे, ठीक है भाई। जब सरकार और सम्राट उसका जनता का साथ नहीं दे रही है तो उन्होंने भी क्या कर दिया, सम्राट का साथ देना छोड़ दिया। चौथी बात, मजदूर उभरे और मांगे करने लगे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, स्थिति बिगड़ती गई। व्यावसायिक क्रांति ने सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से ढहा दिया, और ढहाने के बाद क्या है, मजदूर उभरने लगे। किस लिए मजदूर उभरे, नहीं वैसे नहीं उभरे, आर्थिक रूप से नहीं उभरे, वो उभरे क्रांति के लिए, खड़े होने लगे, मांगे करने लगे। अब उन्होंने अपनी मांग की, तो मांगे क्या थी कि भाई घंटे क्या की जाए, 8 करी जाए, घंटे निश्चित किए जाएं, वेतन बढ़ाया जाए। तो इस तरीके की मांगे, ये सब मैं पहली वाली वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी मांगों से इनकार कर दिया, इन लोगों की मांगों से रूसी व्यावसायिक क्रांति के टाइम में रूस में इनकार कर दिया। इनकार करने का परिणाम जो मिलता है रूसी सरकार को, वो मिलता है सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाकों में हमला बोल दिया था मजदूरों ने। सामाजिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से ढहा दी थी सामाजिक। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ, इनकार करने का जो परिणाम निकला वो वहाँ के लिए खतरनाक था। और वो ही लोग धीरे धीरे क्या
क्रांति का आह्वान करते गए, आंदोलन का ऐलान करते गए और धीरे धीरे वहाँ की स्थिति बिगड़ती गई और वो आगे चलकर वो क्या बने, क्रांतिकारी बने। ठीक है, अब इसकी बात यदि एक और कारण हम बताएं, देखिए ये मैं सब आपको पढ़ा दिया हूँ, बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। तो इसमें देखो राजनीतिक जागरूकता के उभरने से भी क्या हुआ था, वहाँ पे क्रांति का कारण इसको भी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे उभरने लगी और वो रूसी क्रांति का कारण बनती चली गई। राजनीतिक जागरूकता कैसे उभरी भाई, जो वहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि थे वो जार के शासन के प्रति गहरी समझ को समझने की कोशिश करने लगे और जार को समझने की कोशिश करने लगे, जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, तो ड्योमा में क्या कर देता है जार, ड्योमा में भाई वो कर देता है राजनीतिक प्रतिनिधियों से सलाह लेना छोड़ देता है, तो और अपनी ही मर्जी से काम करने लगता है। इसलिए वो राजनीतिक अधिकारी उसके खिलाफ धीरे धीरे खिलाफ जाते गए। खिलाफ जाने की वजह से राजनीतिक जो प्रतिनिधि थे वो जागरूक होते गए। तो उन्होंने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय की सच्चाई को समीप से देखा। समीप से देखने के बाद उन्होंने भी क्या किया, पूर्ण तरीके से जार के खिलाफ जाकर क्रांति का आह्वान कर देते हैं और मजदूरों के साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें, मध्य वर्ग के विचारों में परिवर्तन होने लगा था। धीरे धीरे क्या हो गया, समय बीतता गया, क्रांति का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आता गया, तो मध्य वर्ग के विचारों में परिवर्तन होने लगा था। मध्य वर्ग अब क्या करने लगे, सुशिक्षित, एक तरीके से बोलते हैं शिक्षित विचारों का समर्थन करने लगे। वो उनके विचार पूर्ण तरीके से बदल गए और विचार बदलने से क्या हुआ, उनके विचार समाजवादी समाज की ओर बदलने लगे। धीरे धीरे समाजवादी समाज को स्थापना करने के लिए उनको क्रांति का आह्वान करना पड़ा और जार निकोलस के शासन के प्रति यानी शासन के खिलाफ उनको जाना पड़ा। इसलिए उनके परिवर्तनों, मध्य वर्ग के विचारों के परिवर्तन से भी क्या हुआ, वहाँ पे वो क्रांति का एक कारण माना जाता है, रूसी क्रांति का। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में सार में बहुत बढ़िया तरह से बता चुका हूँ, तो इसको आप जानते ही हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो मैंने उसमें नहीं बताया था जापानी और रूस का जो युद्ध होता है वो, और वही निरंकुशकारी शासन, ये सब मैं आपको धीरे धीरे, तो देखिए अब आप समझ चुके हो इसके कारण। अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति के परिणाम। देखिए सार को पढ़ाने से फ़ायदा क्या था भाई, कारण और परिणाम पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया कि रूसी क्रांति का सार, उस सार में क्या था, मैंने बिल्कुल फैक्ट वहाँ पे इंडिकेट नहीं किए थे, लेकिन जो फैक्ट थे वो एक दूसरे से रिलेट किए थे। ठीक है, डायरेक्टली इंडिकेट नहीं किए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए आपको सार का अध्ययन कराया था और उन्हीं फैक्टों को अब वहाँ से उठाकर इन्हीं में आपको रिलेट करना है। उसे कहते हैं मानसिक अध्ययन। समझ चुके हो, उसको कहते हैं मानसिक अध्ययन, जिसको आप स्वयं एक सार के रूप में अध्ययन कर रहे हो। डायरेक्ट मैंने आपको नहीं बताया भाई ये इसका कारण ये हो, तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ से जिस तरीके से मैंने चीज़ों को, फैक्टों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए आपको सार का अध्ययन करवाया था, जैसे यहाँ पे अभी मैंने जापानी रूसी युद्ध का अध्ययन करवाया था, उसी तरीके से अब आप सार में से मध्य वर्ग के विचारों के परिवर्तन के फैक्ट उठाइएगा। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव कैसे बढ़ता है, वह रूसी क्रांति के कारण क्यों बनता है, इसका फैक्ट भी आप मेरी वाली वीडियो के सार से उठाइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से मैंने आपको ये सब बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले। ठीक है, हम समझ चुके हैं रूसी क्रांति के कारण क्या क्या थे। देखिए अब हम बात करेंगे रूसी क्रांति के परिणाम। रूसी क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले, देखिए ये सब क्या है, आप इनको बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आप इनके बारे में कम से कम 3 या 4 बार पढ़ चुके हो। रूसी क्रांति का परिणाम निकला निरंकुशकारी राजशाही शासन का अंत। अब आप इसको, इस पे 1 पेज भी लिख सकते हो, 2 पेज भी लिख सकते हो, बहुत सारा आप इसके बारे में जान चुके हो। शांति की भावना का आरंभ होने लगा रूसी क्रांति के बाद, यानी परिणाम हम इसको भी इसका लगा सकते हैं, या इसका परिणाम रिजल्ट हम इसको बोल सकते हैं कि रूस में शांति की भावना आरंभ होने लगी। थर्ड जो परिणाम निकला वो समाजवादी शासन का आरंभ भी होने लगा, कि इसको भी आप बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। विश्व में रूस की सच्चाई का दृश्य सामने आने लगा, यानी विश्व रूस की सच्चाई से प्रेरित होने लगा। वो मैं सब आपको बता चुका हूँ, वो कैसे होने लगा था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि रूस इतनी छोटे देश जापान से हार जाता है
और वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश लगाया जा रहा था उस टाइम, तो उसकी शक्ति की सच्चाई का सामना विश्व में हो जाता है, दृश्य हो जाता है। तो विश्व उसकी सच्चाई से परिचित हो जाता है और क्या होता है, जापान की रूस के विरुद्ध में सिफारिशें होने लगी और जापान की सच्चाई से वहाँ पे विश्व में बुराई होने लगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम करें, जो जार का जो शासन था, स्वेच्छाचारी शासन, उसका भी अंत होने लगा और भी इसके बहुत सारे परिणाम निकले हैं। तो आपने चीज़ों को समझ लिया है बेहतर ढंग से, आप अब इसके परिणाम और भी लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।